अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम अगर मैं खुश आमदीद जनाब। जाने का क्या बात हुई है, हम ख्यालों के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का डर और खौफ बैठ गया है और साथ साथ इस बात का इज़हार किया जा रहा है कि पाइन तो सीधे चले जाना है, हमको किसके आसरे पे छोड़ के जाना है। क्योंकि अगर ये बात कह दी गई है कि जनाब 30 दिन के लिए अब हम छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उमर अताब मंदयाल साहब ने, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है कि जनाब मेरी तरफ से अब ये मामला हो गए हैं क्लोज, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ छुट्टियों पर। जब मैं वापस आऊँगा तब मैं एक सरमोनियल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होऊंगा, जिसके बाद चंद दिन के अंदर अंदर ये जो नया जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आएंगे और आकर चार्ज संभाल लेंगे। और उसके बाद जनाब आप जाने आपका काम। और शायद यही वो खौफ है जिसने जो हम ख्याल टोले के अफराद हैं उनके अंदर एक तशवीश की ना सिर्फ लहर दौड़ा दी है, बल्कि वो अब अपने मुस्तकबिल के हवाले से सवाल जवाब पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक ऐसे जज साहब हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुस्तकबिल के ख़दशात के हवाले से ना सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि उन्होंने एक ख़त भी तहरीर फरमा दिया है। और इस ख़त में उन्होंने यही सवाल पूछा है कि पाइन तुसी जा रहे हो, सानू किदे आसरे ते छड़ के जा रहे हो। और ये वो सवाल है जो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि ख़त लिखने वाले हैं जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब। ख़त लिखा है आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब मंदयाल साहब को। मुखातब हैं जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और उनके साथ साथ जो टारगेट हैं वो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस सरदार तारक। इसका मतलब ये है कि ये जो हम ख्याल ग्रुप है इसको अब अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सर्वाइवल की लड़ाई इसी सूरत में लड़ी जा सकती है जब वो तमाम लोगों जो आइन और कानून की बात करते हैं आप उनके हम रकाब हो जाएं, बिल्कुल वैसे ही आइन और कानून की बात शुरू कर दें। या अब आप की सर्वाइवल इस बात से पर मुनहसर हो सकती है कि आप किस हद तक वो जो आइन और कानून की बात करने वाली शख्सियात हैं उनको मलाइन करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, और उनकी जो इस वक्त की जो पोजीशन है उसको आप ख़राब करने की कोशिश करते हैं। यही दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीक़ाकार नहीं है। ये जो ख़त जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस ख़त के मुंदरजात क्या हैं और मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब क्या चाहते हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले चूँकि ये साकिन पानियों के अंदर पत्थर डाल दिया है जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने, ये कहते हुए कि जनाब इलेक्शन से नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। और उसके बाद एक बहस है जो इस हद तक फैल चुकी है कि उस बहस को अब काबू करना खुद वज़ीर आज़म साहब के लिए भी शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब इसके नतीजे में जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने के अमल का आगाज़ कर दिया है। और ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें तो एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए इस वक्त मंजर आम पर आती हुई नज़र आ रही हैं। उसमें से एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। और शायद मुस्लिम लीग नून ने ये जो कार्ड खेला है ये शायद इसी वजह से खेला है कि जनाब ये जो इनकी जो ताकत है और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो नई मरदमशुमारी पर रिजर्वेशंस हैं इसको इसी तरीके से टैकल किया जा सकता है कि MQM को इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। शायद यही वो स्ट्रेटजी है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है, क्योंकि मुत्तहिदा की तरफ से ये मुतालबा सामने आया है, हैरानकुन मुतालबा है कि जनाब इलेक्शंस नई मरदमशुमारी के तहत ही कराए जाएँ। और इसमें अगर कुछ ताख़ीर होती है तो वो ताख़ीर भी काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये बात कही जाए कि जनाब आपने इलेक्शन कराने हैं तो आपको नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन कराने जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी है, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है वो मरदमशुमारी के नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। अब एक जानिब तहफ़्फ़ुज़ात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसी जो सेंसस है इसी की बेस पर नई हल्का बंदी चाहती है। बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो यकसर ही मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया है। और उनका ये कहना है कि इस मरदमशुमारी के ऊपर शदीद तरीन एतराज़ात हैं, लिहाजा एक मुतनाज़ा मरदमशुमारी की आड़ लेते हुए इंतखाबात को पोस्टपोन करने की किसी भी कोशिश को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब इस सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम और सीनियर लीडर हैं जनाब खुर्शीद शाह साहब। खुर्शीद शाह साहब ने इंडिपेंडेंट उर्दू वेबसाइट है उसको दिया है एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में उन्होंने किसी पैगाम की बात की है जो उनके पास आया है। और इस पैगाम में एक जानिब तो ये बात की गई है कि जनाब आइन के मरदमशुमारी कराने के लिए आइन की कोई शिक कोई तलाश की जाएगी, और साथ जो पैगाम आया है
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس پیغام کے مطابق جو پیغام ان تک موصول ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مردم شماری پر تحفظات ہیں اس پر انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دو پیغامات آئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے خورشید شاہ صاحب کے پاس۔ ایک پیغام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس مردم شماری پر تحفظات ہیں اس پر انتخابات نہیں ہوں گے، اور یہ پیغام ممکنہ طور پر ان تک پہنچ سکتا ہے کولیشن کو اس وقت جو جماعت ہیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی طرف سے یا اس کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی نواز شریف صاحب کی طرف سے، جس میں اس معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کا ایک بیان جناب جاوید لطیف صاحب کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو مطمع نظر یہ ہے ہی نہیں کہ ہم الیکشنز کو ملتوی کریں کسی بھی صورت اس کا التوا ہو، چاہے وہ مردم شماری کی آڑ میں ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب اس بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب کا جو دوسرا پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پیغام پہنچا ہے کہ آئین سے کوئی نئی شک نکالی جائے گی، کیونکہ آئین میں انتخابات میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو پیغامات ہیں، ایک پیغام ہے مردم شماری کے باوجود انتخابات ہونے کا اور مردم شماری کو رد کرنے کا، دوسرا ہے کہ جناب مردم شماری انٹیکٹ رہے گی اور اس چکر کے اندر آئین کی کوئی شک نکالی جائے گی اور اس شک کے تحت انتخابات کا التوا کیا جائے گا۔ اب یہ دو سینیریوز ہیں جو خورشید شاہ صاحب نے سامنے رکھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ایک غیر ضروری بحث ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس غیر ضروری بحث کے جو نتائج ہیں وہ کسی بھی طور پر اچھے نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو پلان ہے اس پلان کے مطابق 9 اگست کو اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا چاہیے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ، انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، امپارشل کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لانا چاہیے اور ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اس بات کا مطلب یہ جو میں نے آپ کے سامنے سینیریو رکھا ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ والی بات چل رہی ہے، ورنہ شہباز شریف صاحب کو آج یہ بات نہ کہنی پڑتی کہ جناب مجھے اسٹیبلشمنٹ کا چمچہ کہتے ہیں، کہتے رہے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد کے اندر سے بھی شاید شہباز شریف صاحب کا یہ جو یس سر والی پالیسی ہے اس کے اوپر شدید طرح کے تحفظات پائے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا سینیریو ہے جو حکمران اتحاد کو تقسیم کر سکتا ہے، اور شاید حکمران اتحاد یہ سمجھتا ہے کہ اب ان کو عمران خان کے خطرے کا تو کسی طرح کا کوئی سامنا نہیں ہے، لہٰذا ہم نے آپس میں ہی لڑ کے یہ ایک وہ نہیں تھا وہ ایک کی چونچ ایک کی دم والی سچویشن پیدا کرنی ہے، تو اس میں شاید ہمارا گزارا ہو جائے، لیکن حقائق کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمران خان کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ پولیٹیکل سسٹم سے مائنس کر دیں گے، 100% ایروڈ کر دیا جائے گا اور عمران خان کے نام کے اوپر کوئی ووٹ نہیں پڑے گا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے۔ ماضی کے اندر ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے نام کے اوپر کانٹے لگائے گئے، اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ جناب بے نظیر بھٹو کو ہم دوبارہ کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں آنے دیں گے۔ بے نظیر پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملکی وزیر اعظم بنی، واپس آئیں، جلا وطنی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور آخرکار انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر موجود ہیں، ان کے نام کو نہیں نکالا جا سکتا، بالکل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح جن کا نام آج بھی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر موجود ہے۔ نواز شریف صاحب ہمارے سامنے مثال ہیں، 3 مرتبہ اقتدار سے بے دخل کیے گئے، 3 دفعہ جو ہے وہ جلا وطن کیے گئے، ہر مرتبہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جناب نواز شریف از ہسٹری، نواز شریف واپس نہیں آئے گا، تاحیات نااہل بھی کر دیا گیا، لیکن سیاستدانوں کے لیے نااہلیہ یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ صرف حساب کا دنوں کا الٹ پھیر ہے، جیسے ہی دن بدلتے ہیں یہ تمام لوگ واپس آ جاتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ جناب عمران خان از ہسٹری، میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے اتنی جلدی ہسٹری ہونے والے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان الیکشنز میں شاید جو ماحول ہے وہ ایسا بن رہا ہے کہ جناب عمران خان کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے، اور شاید جو سینیریو فیوچر کا بن رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا وہ ایریا جہاں سے عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے لیے کچھ بچت کا سامان حاصل کرتے تھے، یعنی جوڈیشری آف پاکستان، وہاں سے بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر آپ اب دیکھیں تو عمران خان صاحب کے شاید کے لیے وہ صورتحال شاید اب کچھ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی طرح کا
कोई रिलीफ नहीं ले सके, किसी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं ले सके, इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं ले सके जिससे वो तोशाखाना केस की कार्रवाई को रुकवा सके। और यही हाल हुआ है इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर भी इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि हवाएं रुख बदल रही हैं, इसका मतलब यह है कि हालात बदल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इमरान खान के लिए जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है। और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उस इदारे में मौजूद बाकी मानदा शख्सियात जिनका दारोमदार जनाब अपने जो बॉस हैं उनके ऊपर था, जब उन्होंने ये देख लिया कि अब उनका भी चल चलाऊ का टाइम आ गया है तो उनके लिए भी परेशानियां बन रही हैं। ये वही सिचुएशन है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज का ख़त, जिसके अंदर उन्होंने अपने ही मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा खदशात भी बताए हैं और उन्होंने इस बात का जो सूरत हाल है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। ख़त तहरीर किया है जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब ने, और इस ख़त के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एड्रेस किया है और उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी है कि जनाब इतलात के मुताबिक मेरे ख़िलाफ़ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं। ये शिकायत अदलिया के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी एक मुहिम का हिस्सा हैं। मुज़ार अली अकबर नकवी साहब ख़त में लिखते हैं कि मुझ पर गोशवारों में जायदाद की कम कीमत दिखाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रूल्स के मुताबिक जज के ख़िलाफ़ शिकायत चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी जाती है। काउंसिल सरबराह शिकायत का जायज़ा लेने और राय देने के बाद काउंसिल मेंबर को भेजेगा जो इस बात का फ़ैसला करेंगे कि जनाब तहकीकात होनी है या नहीं होनी। साथ वो ये कहते हैं कि मेरे मामले में 29 मई को जस्टिस सरदार तारिक मसूद को राय के लिए शिकायत भेजी गई। मज़कूरा जज के 3 और 26 अप्रैल को काउंसिल मेंबरान और मुझे लिखे गए 2 खतूत रिकॉर्ड पर हैं। इन खतूत में कार्रवाई शुरू करने के लिए बेसब्री बेताबी का मुजाहरा किया गया और ये जो जज के ये तर्ज़ अमल ना सिर्फ हैरानकुन बल्कि बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज में काम नहीं किया। मुज़ार नकवी साहब लिखते हैं कि मौजूदा जजों के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद शिकायत काउंसिल सेक्रेटरी के पास होना भी काबिल ज़िक्र है। जजों के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद शिकायत हैं लेकिन सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया जा रहा है। मज़कूरा जज का ये अमल मेरे मुतालिक उनका ख़यालात को ज़ाहिर करता है। 29 मई को चेयरमैन काउंसिल ने राय के इजहार के लिए मामला उनके पास भेजा। 65 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, उनकी तरफ से अभी तक कोई राय नहीं दी गई। फाजिल जज ने अपने ख़त में यह भी लिखा है कि काउंसिल कार्रवाई का फ़ैसला करे तो जज को मौक़िफ़ देने के लिए इंक्वायरी के तरीक़ाकार के पैरा नंबर 6 के मुताबिक 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। जिस जज से राय तलब की गई उनकी ज़िम्मेदारी है कि मुनासिब वक्त के अंदर राय दें। राय की मुद्दत 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता नज़र भी आना चाहिए और दुनिया की अदालती तारीख़ इस हवाले से मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मुझे जानबूझकर एक मज़मूम डिज़ाइन के तहत गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। अब इस बात का, इस ख़त का क्या मतलब है? इस ख़त का मतलब ये है कि मुज़ार अली अकबर नकवी साहब इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि पैन तुसी चले जाना है, मुझे किन के बस डाल के जा रहे हैं, इन लोगों ने तो बोटियाँ नोच देनी हैं। और फिर वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जनाब फ्यूचर के अंदर देखें उमर अता बंदयाल साहब चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद केसेस की फिक्सेशन के लिए जो तरीक़ाकार आइन में कानून के अंदर दिया गया है, जो एक्ट मंजूर हो चुका है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो ऑल्दो अभी तक उसके ऊपर स्टे है, स्टे अभी तक विकेट नहीं हुआ, लेकिन अब उसके स्टे के विकेट होने का टाइम आ रहा है। जैसे जैसे वो स्टे विकेट होगा तो उसके बाद जो मुकदमात की समाअत है वो 3 रुकनी कमेटी करेगी। अब उस 3 रुकनी में से जो 2 जज साहिबान हैं उसमें से एक हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और दूसरे हैं सरदार तारिक मसूद साहब। अब ये हम ख्याल टोले का ये मानना है कि जनाब ये जो 2 हैं इसमें से एक को निकाला जाए क्योंकि उसके बाद अगला नंबर आ जाएगा जनाब एजाजुल एहसन साहब का, तो उसके में हमारे लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश बन जाएगी। हम अपने लिए मुकदमात की जो फिक्सेशन है उसका ज़रा तरीक़ाकार अपने हिसाब से तय कर लेंगे क्योंकि रहना तो हमने इसी तालाब में है ना, और अगर इसी तालाब में रहना है तो फिर ज़रा मिलजुल के रह लेंगे, एक दूसरे पर गाटी गुटी नहीं डालेंगे। इस तरह की कुछ सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं और उन्होंने फोकस किया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बजाय जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। और जहाँ तक शिकायत का मामला है
یہ شکایات واقعتاً درج کی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے شکایات مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف آئی تھی، پھر ان شکایات کو بیلنس کرنے کے لیے دیگر شکایات کو جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ اسی طریقے سے معزز جج صاحب تحریر کرتے ہیں کہ یہ جو سردار طارق صاحب کے پاس شکایت رائے کے لیے بھیجی گئی، یہ مئی میں بھیجے گی، جبکہ وہ اپریل کے اندر ہی 2 مرتبہ خطوط لکھ کر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب جاج کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپریل سے پہلے ہی یہ معاملہ آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس تھا، ان کے جو سربراہ ہیں ان کے پاس تھا، لیکن وہ سیکٹری جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل ان کو اس پر کارروائی کی ہدایت نہیں دے رہے تھے، اور جب یہ معاملہ طول پکڑا تب جو ہے دیگر جج صاحبان کی طرف سے اس بات کی اس رائے کا اظہار کیا گیا کہ جناب یہ سٹنگ جج کے بارے میں ریفرنس آیا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ اور اب آپ اس کو بالکل عمران خان سٹائل کے اندر اگر آپ گھمانے کی کوشش کریں گے تو یہ زیادتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب نا انصافی نہیں ہوگی، جیسے ہی وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ انصاف ہوتا نظر بھی آئے گا، صرف حوصلہ کرنا ہے آپ کو 12 سپٹمبر تک۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔